हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैंने इस चैनल पे एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है और इस प्लेलिस्ट का नाम है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल MCP। और इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने के पीछे जो मेरा मोटिवेशन है वो ये है कि ये जो पर्टिकुलर टर्म है MCP, ये पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और ऐसा लग रहा है कि अगले 3 से 5 सालों में MCP विल बिकम एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, विच बेसिकली मीन्स कि इंडस्ट्री में हर किसी को MCP अपने सॉफ्टवेयर्स में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ वाई मुझे आप लोगों की साइड से बहुत ज़्यादा मैसेजेस और रिस्पॉन्स आया है कि सर आप प्लीज़ MCP कवर करो। सो दैट इज़ वाई पिछले 30-40 दिनों से आई वॉज स्टडिंग MCP, आई वॉज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट ऑन माई लैपटॉप और इवेंचुअली मैंने क्या किया, एक करिकुलम प्लान किया। अब उस करिकुलम के हिसाब से आई हैव डिसाइडेड कि मैं इस प्लेलिस्ट में 3 वीडियोस डालूंगा, जिसमें से पहला वीडियो होगा द वाई, दूसरा होगा द वॉट, तीसरा होगा द हाउ। और मेरा गोल ये रहेगा कि इन 3 वीडियोस के थ्रू मैं आपको इन डेप्थ तरीके से MCP सिखाऊं। अब अगर हम बात करें आज के वीडियो की, तो आज का वीडियो इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है और इसमें हम कवर करेंगे द वाई एस्पेक्ट ऑफ MCP। सो बेसिकली मेरा गोल ये है इस वीडियो में कि मैं आपको इन डेप्थ तरीके से सिखाना चाहता हूँ कि MCP की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो MCP सॉल्व करके देता है। और ये पूरी चीज़ को समझाने के लिए मैं एक बहुत स्टोरी टेलिंग अप्रोच लेने वाला हूँ। मैं एकदम शुरू से शुरू करूँगा जब ChatGPT पिक्चर में आया और वहाँ से आज की डेट तक जो भी चीज़ें हुई हैं मैं वो सारी चीज़ें आपको एक स्टोरी लाइक फैशन में बताऊँगा। और इससे ये फ़ायदा होगा कि मैं आपके दिमाग में बहुत डीपली एक इंट्यूशन डेवलप करवा पाऊँगा कि MCP की एज अ टेक्नोलॉजी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो आई रियली होप मैं आपको पहले 1 मिनट में समझा पाया कि इस वीडियो में हमारा गोल क्या है। और अब अगर आपको ये सब कुछ सही लगा, सब कुछ सही साउंड कर रहा है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज़, हमारी कहानी की शुरुआत होती है 30 नवंबर 2022 को, जिस दिन ChatGPT रिलीज़ हुआ था। और विद इन 5 डेज़ ChatGPT ने 1 मिलियन यूज़र का मार्क क्रॉस किया और अगले 2 महीनों में 100 मिलियन यूज़र का मार्क क्रॉस किया। और ये कोई छोटे मोटे नंबर्स नहीं है। इनफैक्ट ChatGPT के पहले किसी भी सॉफ्टवेयर ने इतने क्रेज़ी नंबर्स अचीव नहीं किए थे, भले ही आप बात कर लो गूगल की या फिर फेसबुक की या फिर ट्विटर की। इनफैक्ट ChatGPT इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो पहले कभी आया ही नहीं। और ChatGPT आपको एक ऐसी कैपेबिलिटी देता है जो पहले किसी सॉफ्टवेयर ने आपको नहीं दी होगी। और वो कैपेबिलिटी है कि आप मशीनों के साथ बिल्कुल वैसे ही बात कर सकते हो जैसे आप किसी इंसान के साथ करते हो, इन योर नेचुरल लैंग्वेज। सोच के देखो, हमारा मशीनों के साथ जो रिलेशनशिप है वो शायद 500-600 साल पुराना है। पहले मैकेनिकल मशीनें हुआ करती थी, फिर इलेक्ट्रिकल मशीनें आई और फिर पिछले 50 सालों में हम कंप्यूटर्स के साथ बहुत काम कर रहे हैं। बट इन 500-600 सालों में हमारा जो रिलेशनशिप रहा है वो मोस्टली ट्रांजैक्शनल रहा है, विच बेसिकली मीन्स कि अगर मुझे अपनी मशीन से कुछ भी चाहिए तो मैं सिंपली एक एक्शन परफॉर्म करता हूँ और मुझे उसका पलट के रिज़ल्ट मिल जाता है। मुझे गर्मी लग रही है, मुझे फ़ैन ऑन करना है, मैं जाके स्विच दबा दूँगा। मुझे कुछ कैलकुलेशन करना है, मैं कैलकुलेटर पे बटन्स दबा दूँगा। मुझे एक फॉर्म फिल करना है, मैं सिंपली कीबोर्ड पे चीज़ें टाइप करके एक बटन प्रेस कर दूँगा और मशीन हमारा काम कर देगी। दिस इज़ अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप जहाँ पे हम बहुत मिनिमल तरीके से बात करके अपना काम निकालते हैं। बट ChatGPT के आने के बाद आप कंप्यूटर्स के साथ बिल्कुल वैसे बात कर सकते हो जैसे आप किसी इंसान के साथ करते हो। आप चाहो तो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, सामने से मशीन भी खुद को एक्सप्रेस कर सकती है। आप अपने कंप्यूटर के साथ किसी थॉटफुल डिस्कशन में इंगेज कर सकते हो। आप इनफैक्ट उसको अपना वर्क पार्टनर बना सकते हो। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ ChatGPT के आने के बाद। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि ChatGPT इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब किसी भी और सॉफ्टवेयर की तरह ChatGPT जब लॉन्च हुआ तो उसका अडॉप्शन धीरे धीरे हुआ। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछो तो ChatGPT का जो अडॉप्शन है वो 3 स्टेजेस में हुआ। जो पहला स्टेज है उसको मैं बुला रहा हूँ द स्टेज ऑफ प्योर वंडर। मुझे अभी तक याद है अराउंड दिसंबर
फर्स्ट वीक में मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया और उसने बोला कि सर आप एक बार ये पर्टिकुलर चार्टबॉट ट्राई आउट करो, इट्स क्रेज़ी गुड। और मुझे अभी तक याद है कि अगला पूरा दिन मैं चैट जीपीटी के साथ बात कर रहा था एंड आई वॉज शॉक्ड कि ये चैटबॉट कितना इंटेलिजेंट है। एंड आई एम प्रिटी श्योर आप सब ने ये सेम चीज़ एक्सपीरियंस की होगी जब आपने चैट जीपीटी के साथ फर्स्ट टाइम बात की होगी। तो इस पूरे के पूरे स्टेज में मुझे लगता है लोगों ने सिर्फ एक काम किया और वो था अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को शांत किया। सो बेसिकली लोगों ने चैट जीपीटी से ऊट पटांग सवाल पूछे, जैसे कि आई एम प्रिटी श्योर किसी ने पूछा होगा कि क्वांटम फिज़िक्स को एक्सप्लेन करो किसी कैट के पर्सपेक्टिव से, या फिर किसी और ने पूछा होगा कि अगर ग्रेविटी उल्टी हो जाए तो क्या होगा, या फिर किसी ने पूछा होगा कि पिज़्ज़ा के ऊपर एक गाना लिख के बताओ शेक्सपियर के स्टाइल में। और बेसिकली हम ये क्रेज़ी क्वेश्चंस पूछ रहे थे और चैट जीपीटी इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड कर रहा था और हम उसका स्क्रीनशॉट लेके लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे पोस्ट कर रहे थे। सो इन शॉर्ट, इन दिस फर्स्ट वेव ऑफ अडॉप्शन हुआ क्या कि सोशल मीडिया पूरा एक्सप्लोड कर गया और हमें कॉन्स्टेंटली ये स्क्रीनशॉट्स देखने को मिल रहे थे कि लोगों ने क्या क्वेश्चन पूछा और चैट जीपीटी ने क्या रिप्लाई किया। सो यहाँ पर कुछ मीनिंगफुल काम नहीं हुआ, बट हमारी जो क्यूरियोसिटी है वो थोड़ी शांत हुई। फिर आता है सेकेंड वेव ऑफ अडॉप्शन। इसको मैं प्रोफेशनल अडॉप्शन बुला रहा हूँ बिकॉज एक बार जब वो इनिशियल पीरियड ख़त्म हुआ, हमारी क्यूरियोसिटी थोड़ी शांत हुई और हम थोड़ा समझ गए चैट जीपीटी को, तो हमारे अंदर एक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आया कि ये जो मस्ती हम कर रहे हैं चैट जीपीटी के साथ ये तो ठीक है, बट क्या ये चैटबॉट इतना इंटेलिजेंट है कि हमें हमारे प्रोफेशनल काम में हेल्प कर पाए। सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब किसी लॉयर ने जा कर के एक 50 पेज का कॉन्ट्रैक्ट डाला चैट जीपीटी में और बोला कि यार ये समराइज़ करके दो, और चैट जीपीटी ने कर दिखाया। मे बी दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब किसी कोडर ने अपना कोड पेस्ट किया और बोला कि यहाँ पे एरर आ रहा है, कैन यू डीबग दिस, और चैट जीपीटी ने करके दिखाया। या फिर मेरे जैसा कोई टीचर गया और उसने बोला कि यार मुझे करिकुलम प्लान करना है और मुझे सब कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कैन यू डू दिस फॉर मी, और चैट जीपीटी ने फिर से करके दिखाया। सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब हम सब ने कलेक्टिवली रियलाइज़ किया कि ये सिर्फ हंसी मजाक करने का टूल नहीं है, इनफैक्ट दिस चैटबॉट हैज़ गॉट सीरियस पोटेंशियल एंड इट कैन बिकम आवर वर्क पार्टनर्स। मतलब हम चाहें तो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपनी प्रोडक्टिविटी को डबल कर सकते हैं, और ये हुआ भी। पहले जहाँ पे कोई काम करने में आपको 6 घंटे लगते थे, चैट जीपीटी की हेल्प से शायद वो काम आप 3 घंटे में कर पा रहे थे। सो ऑन द होल हुआ क्या कि इस वेव ऑफ अडॉप्शन के बाद पूरी दुनिया में लोगों ने एक प्रोडक्टिविटी बूम देखा। कलेक्टिवली सभी का प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, सभी का काम करने का तरीका थोड़ा आसान हो गया, और यहाँ पर चैट जीपीटी ने अपना ट्रू पावर दिखाया। और फिर आता है थर्ड वेव ऑफ अडॉप्शन विच इज़ द एपीआई रिवॉल्यूशन। इस पर्टिकुलर स्टेज में क्या हुआ कि चैट जीपीटी ने मतलब ओपन एआई ने सिर्फ चैट जीपीटी को रिलीज़ नहीं किया था, उन्होंने साथ ही साथ अपने जीपीटी मॉडल्स के एपीआईज़ को भी रिलीज़ कर दिया था जनरल पब्लिक के लिए। उनका कहना था कि अगर आप चाहो तो अपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में चैट जीपीटी जैसी चैटिंग कैपेबिलिटीज़ इंटीग्रेट कर सकते हो। और हुआ भी है। बहुत सारी कंपनीज़ ने रियलाइज़ किया कि ऑल्दो हमारा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, बट इट वुड बी ग्रेट अगर हम किसी तरीके से चैट जीपीटी जैसी इंटेलिजेंट फीचर्स अपने सॉफ्टवेयर में ला पाएँ। एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब माइक्रोसॉफ्ट आगे बढ़ा और उसने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में को पायलट का फीचर ऐड किया, विच वॉज बेसिकली अ वे टू कम्युनिकेट विद देयर सॉफ्टवेयर इन अ नेचुरल वे। फिर गूगल आगे आया और गूगल ने जीमेल, डॉक, शीट्स एंड ड्राइव में एआई को इंटीग्रेट किया। एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब न्यू एज टूल्स आने लग गए, जैसे कि कर्सर या फिर परप्लेक्सिटी। और हुआ ये कि अब एआई सिर्फ चैट जीपीटी तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं था, हम जो सॉफ्टवेयर्स पहले से भी यूज़ करते आ रहे थे उनमें भी एआई कैपेबिलिटीज़ आने लग गई। तो इन शॉर्ट हुआ क्या कि इस वेव ऑफ अडॉप्शन के बाद एआई थोड़ा और ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया। मुझे अगर एआई की ज़रूरत है तो वो सिर्फ चैट जीपीटी में नहीं मिल रहा, वो मुझे मेरे आसपास के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में भी मिल जा रहा है। तो इन 3 वेव्स में आप कह सकते हो कि एलएलएम्स हमारी दुनिया में आ गए कम्प्लीटली। सो चैट जीपीटी और उसके एपीआईज़ के आने के बाद हमारे आसपास के सारे सॉफ्टवेयर्स एआई इनेबल्ड हो गए,
और इसके साथ साथ ये भी मेक श्योर हो गया कि एआई बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाए। बट इस एक्सेसिबिलिटी के साथ एक नई प्रॉब्लम इमर्ज की, और मैं इस प्रॉब्लम को बुलाता हूँ द प्रॉब्लम ऑफ फ्रैगमेंटेशन। सो मेरे कहने का ये मतलब है कि हमारे आसपास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम ऑन अ डेली बेसिस यूज़ करते हैं, और चैट जीपीटी और उसके एपीआईज़ के आने के बाद वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स एआई इनेबल्ड हो गए। फॉर एग्जांपल हम नोशन यूज़ करते हैं, हम स्लैक भी यूज़ करते हैं, और ये दोनों एआई इनेबल्ड हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि नोशन का जो एआई है उसको कोई आइडिया नहीं है कि स्लैक के एआई में क्या चल रहा है। या फिर अगर हम VS कोड यूज़ करते हैं और वहाँ पे हमने कोडिंग असिस्टेंट इंस्टॉल कर रखा है, तो इस कोडिंग असिस्टेंट को कोई आइडिया नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में क्या डिस्कशन चल रही है। सो बेसिकली अचानक से हमने ये रियलाइज़ किया कि हम मल्टीपल एआई वर्ल्ड्स में जी रहे हैं। एक एआई वर्ल्ड है नोशन का, एक एआई वर्ल्ड है स्लैक का, एक एआई वर्ल्ड है हमारे VS कोड के कोडिंग असिस्टेंट का, एंड सो ऑन। और एक छोटा सा काम भी अगर हमें कराना है तो हमें इन मल्टीपल एआई वर्ल्ड्स के बीच में जगल करना पड़ रहा है। थोड़ा इन्फॉर्मेशन एक जगह पे पड़ा हुआ है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह पे पड़ा हुआ है, और हमारा काम है उन सारी जगहों पे जा कर के उस इन्फॉर्मेशन को मर्ज करके हमारा काम निकालना। अब सोच के देखो, हम ये प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं ये हम कभी चाहते नहीं थे। हमारा जो विज़न था जब हमने फ़र्स्ट टाइम चैट जीपीटी को देखा और यूज़ किया, तो हमारा जो विज़न था वो ये था कि काश हमें एक यूनिफाइड एआई एजेंट मिल जाए जो हमारे पूरे काम को एंड टू एंड समझता हो। और नॉट ओनली समझता हो, जब मैं किसी प्रॉब्लम में फंसूँ तो वो यूनिफाइड एआई एजेंट मेरी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सके। दिस वॉज आवर विजन। बट इंस्टेड हमें क्या मिला? हमें मिले 5 अलग अलग एआई टूल्स। थोड़ा काम इस एआई टूल से निकलवा लो, थोड़ा काम दूसरे एआई टूल से निकलवा लो, एंड सो ऑन। अब यूनिफाइड एआई एजेंट जो हमें बनाना था, ये बनाने का काम एक्चुअली आसान नहीं है। और इस यूनिफाइड एआई एजेंट को बनाने के रास्ते में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जो हम नेक्स्ट समझेंगे। अब बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट एमसीपी में एक बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट इतना फंडामेंटल है कि एमसीपी के नाम में भी कॉन्टेक्स्ट आता है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेकर के इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले एकदम सिंपल शब्दों में समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट होता क्या है। सो इन सिंपलेस्ट वर्ड्स, कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग एन एआई कैन सी व्हेन इट जनरेट्स अ रिस्पॉन्स। एआई जब कोई रिस्पॉन्स जनरेट करता है तो उस रिस्पॉन्स को जनरेट करते टाइम उसको जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसी को हम कॉन्टेक्स्ट बुलाते हैं। थोड़ा फॉर्मल डेफिनेशन ये होगा कि कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट द LLM यूजेस टू जनरेट अ रिस्पॉन्स। अब वो इंफॉर्मेशन कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री भी हो सकता है, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो आप चैट जीपीटी से बात कर रहे हो अबाउट क्वांटम फिज़िक्स। आपने पूछा क्वांटम फिज़िक्स क्या होता है, क्वांटम फिज़िक्स कहाँ से सीखें, कौन सी अच्छी बुक्स हैं। अब सडनली से आपने पूछा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक सीखना कितना डिफ़िकल्ट है। अब चैट जीपीटी को कैसे पता किस बारे में बात हो रही है? द आंसर इज़ कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री। चैट जीपीटी झट से जाके पूरा कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री देखेगा और वो रियलाइज़ करेगा कि यूज़र क्वांटम फिज़िक्स के बारे में बात कर रहा है, तो वो समझ जाएगा कि वो क्वांटम फिज़िक्स कितना डिफ़िकल्ट है पढ़ना ये पूछ रहा है, और वो झट से आपको आंसर दे देगा। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में जो आपका कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री है वही आपके एआई मॉडल का कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, अगला रिस्पॉन्स टाइप करते टाइम आपका एआई उस पूरे कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री को देख सकता है और उसकी हेल्प से अपना रिस्पॉन्स प्रिंट कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट रफली समझ में आ गया। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कॉन्टेक्स्ट एक बहुत सिंपल तरीके से दिखाया गया है, बेसिकली एक कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री के फॉर्म में। बट कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी नहीं है कि इतना सिंपल हो, स्पेशली अगर आप प्रोफेशनल यूज़ केसेस की बात करो। तो अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है समझना। सो हम बात करते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, और उसके लाइफ में एक पर्टिकुलर दिन क्या चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और वहाँ पे समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है,
तो मान लो मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मैं एक स्टार्टअप में काम करता हूँ। हमारा कोई प्रोडक्ट है, मान लो एडटेक प्रोडक्ट है जहाँ पे लोग कोर्सेज परचेज करते हैं, जस्ट लाइक यूडेमी। अब सडनली से मेरे को एक रिक्वायरमेंट दी गई और मुझे बोला गया कि मुझे हमारी वेबसाइट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का फीचर ऐड करना है सो दैट हमारी वेबसाइट थोड़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाए। तो ये पूरी चीज़ होती कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, जीरा जैसे किसी सॉफ्टवेयर पे एक टिकट रेज़ किया जाएगा और वो टिकट मुझे असाइन हो जाएगा कि मुझे ये फ़ीचर डेवलप करना है। अब ये फ़ीचर डेवलप करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले गिटहब पे जाऊँगा और वहाँ से सबसे अपडेटेड कोड बेस को अपने मशीन पे पुल करूँगा, राइट। और फिर ऑब्वियसली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना है, तो उसके लिए मुझे डेटाबेस में जा कर के समझना पड़ेगा कि हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा कैसा दिखाई देता है। तो मैं MySQL जैसा कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा जो हमारी कंपनी यूज़ कर रही है, और उस सॉफ्टवेयर में घुस करके मैं डेटाबेस का स्कीमा स्टडी करूँगा। सडनली से मुझे याद आएगा कि मुझे सर्टेन सिक्योरिटी गाइडलाइंस भी फॉलो करने हैं इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो मैं क्या करूँगा, मैं गूगल ड्राइव पे जाऊँगा और वहाँ से मैं एक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट उठा के लाऊँगा जिसकी हेल्प से मैं ये पूरा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करूँगा। फाइनली अगर मैं कहीं पे फंस जाऊँगा तो मैं जा कर के अपने टीममेट से बात करूँगा या हेल्प लूँगा विद द हेल्प ऑफ स्लैक जैसा कोई सॉफ्टवेयर। तो इस पर्टिकुलर केस में इफ़ यू कैन सी, मुझे जो काम करना है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम डेवलप करना है, ये मेरा टास्क है। बट इस टास्क से रिलेटेड जो कॉन्टेक्स्ट है वो कई जगहों पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये इतना सिंपल नहीं है जैसे हमारे लास्ट एग्जांपल में सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री में हमारा पूरा कॉन्टेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा था। यहाँ पर इस सिनेरियो में हमारा कॉन्टेक्स्ट मल्टीपल जगहों पे साथ में एग्जिस्ट कर रहा है। अब खुद सोच के देखो, अगर मुझे ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डेवलप करने वाला काम करना है विद द हेल्प ऑफ AI, लेट्स से ChatGPT, तो मैं कैसे अप्रोच करूँगा। सबसे पहले मैं जीरा पे जाऊँगा, वहाँ से टिकट में जो भी लिखा हुआ है कि कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है इस पूरे सॉल्यूशन को, वो मैं कॉपी करूँगा, ChatGPT पे पेस्ट करूँगा। उसके बाद मैं कोड बेस में जाऊँगा, 10-12 फाइल्स का कोड कॉपी करूँगा, जो हमारा एग्जिस्टिंग ऑथेंटिकेशन सिस्टम है उसका कोड पेस्ट करूँगा ChatGPT में। उसके बाद मैं MySQL पे जाऊँगा, स्कीमा कॉपी करूँगा, ChatGPT पे पेस्ट करूँगा। उसके बाद मैं अपना सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट फैच करके लाऊँगा, वहाँ पे जो स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं उसको ChatGPT पे पेस्ट करूँगा। उसके बाद स्लैक में अगर कोई डिस्कशंस हुए हैं मैं उसको कॉपी करूँगा, ChatGPT पे पेस्ट करूँगा। और फाइनली इतना कुछ पेस्ट करने के बाद 20 मिनट के बाद मैं अपना पहला क्वेश्चन पूछूंगा, हाउ टू इम्प्लीमेंट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इन सच अ सिस्टम। अब आई गेस आपको दिखाई दे रहा है कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो कितना स्कैटर्ड है और कॉन्टेक्स्ट को बनाना कितना मुश्किल काम है और कितना टाइम टेकिंग काम है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि एक सिंपल क्वेश्चन पूछने के पहले हमें हज़ारों लाइंस ऑफ कोड कॉपी करके पहले ChatGPT पे डालना पड़ रहा है। मतलब इन अ वे अगर आप बोलो तो हम डेवलपर्स एक तरीके से ह्यूमन APIs बन गए और हमारा काम क्या है, हमारा काम है ChatGPT जैसे सॉफ्टवेयर के लिए कॉन्टेक्स्ट को असेंबल करना। सो वी आर बेसिकली ह्यूमन APIs। और इन अ वे ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो कॉन्टेक्स्ट असेंबली हम कर रहे हैं इसमें हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं रादर देन एक्चुअली डेवलपिंग द प्रोडक्ट। और इसके अलावा आपको पूरे टाइम इस बात का ख्याल रखना है कि आपने क्या कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया है AI को, क्या बचा हुआ है, क्या AI भूल गया, क्या समराइज़ करके बताना है। ये पूरी चीज़ बिल्कुल भी स्केलेबल नहीं है। सोच के देखो, अगर आपके पास एक ऐसी कंपनी का कोड बेस है जहाँ पे 50,000 लाइंस का कोड बेस है, तो क्या आप उसको समराइज़ कर सकते हो अपने AI के लिए, या फिर आप क्या वो पूरा कॉन्टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो ChatGPT में। तो इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल कि आप इस तरीके से अलग अलग जगहों से कॉन्टेक्स्ट असेंबल करो और अपने AI को दो। एंड दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि एक यूनिफाइड AI एजेंट बनाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है वो है कॉन्टेक्स्ट असेंबली का। एक रियल प्रोफेशनल सिनेरियो में आपका कॉन्टेक्स्ट अक्रॉस सिस्टम्स एग्जिस्ट करता है।
और उन सारी चीज़ों को कॉपी पेस्ट करके एक जगह पे डाल पाना और फिर चैट जीपीटी से बात कर पाना या किसी भी एआई सॉफ्टवेयर से बात कर पाना इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू, एंड एट स्केल इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट वाली प्रॉब्लम को समराइज़ करूँ तो मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा एआई चैटबॉट हमारे काम से रिलेटेड सारी चीज़ों को समझ पाए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमें हेल्प कर पाए, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो हमारा सारा काम देख पाए। बेसिकली हमारा सारा काम उसके कॉन्टेक्स्ट का पार्ट होना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, हमारा जो काम है, वो स्कैटर्ड है। तो फिर एआई को वो सारा काम दिखाना एक बहुत मेहनत का काम बन गया, बिकॉज हम मैन्युअली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। और जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता जाएगा, जितने ज़्यादा टूल्स के साथ आप काम करोगे, ये कॉपी पेस्ट करने वाली चीज़ फेल करती चली जाएगी। आइडियली अच्छा होता अगर किसी तरीके से चैट जीपीटी जैसा सॉफ्टवेयर खुद ब खुद सारी जगहों से जा कर के नेसेसरी कॉन्टेक्स्ट फेच करके ला पाता, तो फिर ये जो मैनुअल कॉपी पेस्ट वाला पूरा काम है ये हमें नहीं करना पड़ता। एंड गेस व्हाट, ये प्रॉब्लम सॉल्व की गई इवेंचुअली। सो हुआ क्या, ओपन एआई ने मिड ऑफ 2023 एक नया कॉन्सेप्ट रिलीज़ किया जिसका नाम था फंक्शन कॉलिंग। अब ये एक बहुत ही सिंपल बट बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट था। फंक्शन कॉलिंग की हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि आप अपने एलएलएम से किसी एक्सटर्नल फंक्शन को कॉल करवा सकते हो, विच बेसिकली मीन्स कि अब आपका एलएलएम सिर्फ चैट करने के ही काम नहीं आएगा, बट अगर ज़रूरत पड़ी तो वो कोई टास्क भी कंप्लीट कर सकता है। सो फंक्शन कॉलिंग में होता क्या है कि आप अपने एलएलएम को कुछ सेट ऑफ फंक्शंस प्रोवाइड कर देते हो और आप अपने हर फंक्शन के बारे में एक डिस्क्रिप्शन भी एलएलएम को दे देते हो कि ये पर्टिकुलर फंक्शन ये काम करता है। ठीक है, अब मान लो हमने अपने एलएलएम को एक फंक्शन दे दिया लोड फाइल बोल के, और हमने ये डिस्क्रिप्शन दे दिया कि अगर कभी फ्यूचर में यूज़र चाहेगा किसी फाइल का कंटेंट लोड करना तो यू कैन यूज़ दिस फंक्शन। तो अब होगा क्या कि जब यूज़र अगर ऐसा प्रॉम्प्ट देता है रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल abc.txt, तो एलएलएम नॉर्मल चैटिंग करने के बदले ये समझ जाएगा कि यूज़र उसको कुछ काम करने को बोल रहा है। तो वो झट से क्या करेगा, लिस्ट ऑफ फंक्शंस को जाके स्कैन करेगा और जो भी फंक्शन का डिस्क्रिप्शन मैच करता है गिवन टास्क से, ऑटोमेटिकली एलएलएम क्या करेगा, उस फंक्शन को कॉल करने को बोलेगा विद द राइट सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। जैसे यहाँ पर वो बोलेगा कि लोड फाइल को कॉल करो विथ दिस आर्ग्यूमेंट abc.txt, और फिर हम क्या करेंगे, इस लोड फाइल फंक्शन को कॉल करेंगे इस इनपुट के साथ और हमारा टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब है तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, बट ये पाथ ब्रेकिंग था, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम अब आप एलएलएम से सिर्फ चैट नहीं कर सकते, बट साथ ही साथ आप कोई टास्क भी एग्जीक्यूट करा सकते हो। सो फिर कुछ इस तरह के आर्किटेक्चर पिक्चर में आने लग गए कि एक एलएलएम है जिससे हमने बहुत सारे फंक्शंस को कनेक्ट कर रखा है, बहुत सारे टूल्स को कनेक्ट कर रखा है। एक टूल है वेदर एपीआई से वेदर डेटा फेच करके लाने के लिए, एक टूल है डेटाबेस में क्वेरीज रन करने के लिए, एक दूसरा टूल है गिटहब से आपके रेपोजिटरी का इंफॉर्मेशन फेच करके लाने के लिए, एक और टूल है वेब सर्च करने के लिए। सो बेसिकली आप अपने अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो और हर फंक्शन इंटरनली ये बताएगा कि उस गिवन टास्क को एग्जीक्यूट कैसे करना है। और आपके एलएलएम का सिर्फ एक काम है कि यूज़र के प्रॉम्प्ट को वो रीड करके समझेगा कि कौन से टूल को इन्वोक करना है। और ये एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी आइडिया था। इसके आने के बाद टूल्स की तो जैसे बौछार हो गई। कोई भी कंपनी जो ऑलरेडी एलएलएम्स के साथ काम कर रही थी, उन्होंने पावर रियलाइज़ किया टूल्स का और उन्होंने अपने वर्कफ्लो को सीमलेस बनाने के लिए, कॉन्टेक्स्ट असेंबली को सीमलेस बनाने के लिए बहुत तरह के टूल्स बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर्स के लिए टूल्स बनाए। जैसे हर कंपनी आपका सेल्सफोर्स यूज़ करती है, स्लैक यूज़ करती है, गूगल ड्राइव यूज़ करती है, डेटाबेसेस यूज़ करती है। तो सबसे पहले कंपनीज़ ने अपने डेवलपर्स को बोला कि आप एक काम करो, आप हमारे एआई चैटबॉट के लिए सेल्सफोर्स का इंटीग्रेशन का एक टूल बनाओ।
सिमिलरली आप स्लैक के लिए एक स्लैक बॉट टूल बनाओ, आप गूगल ड्राइव के कनेक्टर्स बना लो, आप डेटाबेस पे क्वेरी रन करने के टूल्स बना लो, या फिर आप गिटहब का इंटीग्रेशन का टूल बना लो, सो दैट ये जो सारी जगहों पे हमारा कॉन्टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, इनसे हम कनेक्ट करके किसी भी टाइम पे कॉन्टेक्स्ट को फेच करके ला पाएँ। फिर कंपनीज़ ने इंटरनल टूल्स भी बनाए, जैसे एचआर डिपार्टमेंट्स ने एम्प्लॉयज़ का डेटा एक्सेस करने के लिए अलग फंक्शंस बना लिए, टूल्स बना लिए। फिनेंस टीम ने अकाउंटिंग सिस्टम्स के लिए टूल्स बना लिए, मार्केटिंग टीम ने कैंपेन मैनेजमेंट के लिए टूल्स बना लिए, आईटी डिपार्टमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए टूल्स बना लिए। और इसी पॉइंट पे क्या हुआ, जो नए एआई फर्स्ट सॉफ्टवेयर्स थे उन्होंने भी बहुत तरह के टूल्स बनाना शुरू कर दिया, जैसे कि कर्सर जो हमारा एआई पावर्ड कोड एडिटर है, उसने फाइल सिस्टम एक्सेस का टूल बनाया, जिससे आप अपने लोकल फाइल सिस्टम पे कोई भी फाइल को एक्सेस कर सकते हो और उसको इंटेलिजेंटली सर्च कर सकते हो। सिमिलरली परप्लेक्सिटी जो है उसने वेब ब्राउजिंग एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का टूल बना लिया। चैट जीपीटी प्लस बोल करके एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड फीचर आया चैट जीपीटी में, जिसकी हेल्प से आप ब्राउजिंग कर सकते हो, फाइल्स अपलोड कर सकते हो, कोड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्लॉड ने कंप्यूटर यूज़ बोल के एक फ़ीचर लॉन्च किया, जिसकी हेल्प से वो आपके कंप्यूटर को कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेसिकली फंक्शन कॉलिंग के आने के विद इन 6 मंथ्स में पूरे एआई वर्ल्ड में टूल्स की बौछार सी हो गई, ठीक है। और अब देखते हैं कि ये टूल्स के आ जाने से हमारा ये जो सॉफ्टवेयर वाला सिनेरियो था जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्कैटर्ड था, वो सिनेरियो अब कैसे पैन आउट कर रहा है। सो अभी भी मैं ही वो डेवलपर हूँ और मुझे वो सेम काम दिया गया कि मुझे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करना है, और ये काम करने के लिए मैं चैट जीपीटी की हेल्प चाहता हूँ। बट अब मेरे पास सारे के सारे नेसेसरी टूल्स हैं, जैसे ही जीरा पे एक टिकट रेज हुआ और मुझे असाइन किया गया, तो नाउ व्हाट आई कैन डू इज़, रादर देन मैनुअली जीरा पे जाके टिकट का कंटेंट कॉपी पेस्ट करने के, मैंने चैट जीपीटी को सीधे बोला कि गो एंड चेक वेदर आई हैव अ न्यू टिकट असाइंड ऑन जीरा और नॉट। और सिंस चैट जीपीटी एक टूल के थ्रू जीरा से कनेक्टेड है, तो ये सारा का सारा काम बिहाइंड द सीन्स ऑटोमेटेड तरीके से हो गया। फिर मुझे पता चला कि हाँ, मुझे एक नया टिकट असाइन किया गया है, आई हैव टू डेवलप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो मैंने झट से कोड चैट जीपीटी को बोला कि कैन यू फेच द मोस्ट अपडेटेड कोड बेस फ्रॉम गिटहब। तो अगेन एक टूल के थ्रू गिटहब कनेक्टेड है, तो सारा का सारा कोड बेस आ गया। फिर मैंने चैट जीपीटी को बोला कि यार मुझे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बनाने के लिए स्कीमा चाहिए होगा, तो सिंस मैं माई सीक्वल से कनेक्टेड हूँ विद द हेल्प ऑफ अ टूल, झट से स्कीमा भी चैट जीपीटी के पास आ गया। फिर मैंने बोला सिक्योरिटी गाइडलाइंस फेच करके ले और ड्राइव से, ड्राइव के लिए भी कनेक्टर एग्जिस्ट कर रहा था। और फाइनली मैंने पूछा कि मेरे टीम वाले क्या बात कर रहे हैं स्लैक पे इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन भी फेच करके ले आओ। अब ये सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट असेंबल हो गया। अब मैंने अपना क्वेश्चन पूछा कि नाउ दैट यू कैन सी एवरीथिंग, टेल मी हाउ कैन आई बिल्ड अ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम। नाउ यू कैन सी द पावर ऑफ टूल्स कि अब जो कॉन्टेक्स्ट पहले स्कैटर्ड था वो अब कनेक्टेड है हमारे एआई चैटबॉट से, चैट जीपीटी से, एंड नाउ चैट जीपीटी कैन एक्चुअली सी माय एंटायर वर्क। और सिंस वो मेरा पूरा काम देख सकता है, तो ऑब्वियसली उस पूरे काम को करने में मुझे बहुत सही तरीके से हेल्प भी कर सकता है। सो इस तरीके से हमने वो कॉन्टेक्स्ट असेंबली वाली जो प्रॉब्लम थी, जो हमें रोक रही थी एक फुल फ्लेजेड यूनिफाइड एआई पार्टनर बनने से, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया टूल्स के आने से। अब जब ये फंक्शन कॉलिंग स्लैश टूल्स वाला सॉल्यूशन आया, तो लोगों को ऐसा लगा कि उन्होंने कॉन्टेक्स्ट असेंबली वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, कुछ दिनों तक एटलीस्ट। बट कुछ टाइम के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि भले ही ये टूल्स वाला सॉल्यूशन काम करता है और सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट आपको ला करके देता है, बट इस अप्रोच में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। फ्लॉ क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सो जैसा मैंने आपको बोला, आपको अपने एआई को कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, कॉन्टेक्स्ट स्कैटर्ड है अक्रॉस डिफरेंट टूल्स। सो आप क्या करते हो, हर टूल के लिए एक फंक्शन लिख लेते हो। जैसे ये कोड मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे लैंग्राफ प्लेलिस्ट में हम जो कैलकुलेटर बना रहे हैं, आई एम सॉरी, जो चैटबॉट बना रहे हैं उसका कोड है। और उस चैटबॉट में हमने 2 टूल्स ऐड किए हैं, एक कैलकुलेटर का टूल और एक स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी का स्टॉक वैल्यू फेच करके लाने का टूल। और आप देखो, इन दोनों टूल से एसोसिएटेड हमने एक एक फंक्शन बना रखा है। दिस इज़ वन फंक्शन, दिस इज़ अनदर फंक्शन।
सो बेसिक फंडा ये है कि आपको अपने हर टूल के लिए एक फंक्शन का कोड लिखना पड़ता है। अब प्रॉब्लमैटिक कैसे है ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सो मान लो एक सिनेरियो ऐसा है कि हम जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे हम 3 अलग अलग AI चैटबॉट्स के साथ काम करते हैं। एक है नॉर्मल चैटबॉट जिससे हम कंपनी रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। दूसरा है कोडिंग एजेंट। सो हमारी कंपनी में जितने भी डेवलपर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वो ये कोडिंग एजेंट यूज़ करते हैं। और एक और चैटबॉट भी है एनालिटिक्स एजेंट बोल के। सो हमारे जितने भी डेटा एनालिस्ट हैं उनको हम ये वाला चैटबॉट देते हैं डेटा एनालिसिस करने के लिए, ऑटोमेटेड डेटा एनालिसिस करने के लिए। अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमारी जो कंपनी है वो कुछ 20 अलग अलग SaaS टूल्स के साथ काम करती है, जैसे कि जीरा, स्लैक, गिटहब, माईसीक्वल, ड्राइव और इस तरह के और 15 टूल्स। तो अब खुद सोच के देखो कि हमें कितने फंक्शंस लिखने पड़ेंगे, हमें इस तरह के कितने फंक्शंस लिखने पड़ेंगे। आई गेस आप समझ पा रहे हो कि अगर आपके पास n AI चैटबॉट्स हैं और आपके पास m डिफरेंट टूल्स हैं या सर्विसेज हैं, तो आपको इन टोटल n क्रॉस m इंटीग्रेशंस या फंक्शंस कोड करने पड़ेंगे। अब ये तो छोटा नंबर है, बड़ी कंपनीज़ में ये नंबर्स और बड़े हो सकते हैं। हो सकता है आप और ज़्यादा चैटबॉट्स के साथ काम करते हो या फिर आप और ज़्यादा SaaS टूल्स या इंटरनल टूल्स के साथ काम करते हो। नाउ मेकिंग सो मैनी फंक्शंस, राइटिंग सो मैनी फंक्शंस, कोडिंग सो मैनी फंक्शंस इज़ अ डेवलपमेंट नाइटमेयर। सोच के देखो, बिकॉज आपको हर फंक्शन के लिए अपना खुद का ऑथेंटिकेशन मेथड लिखना पड़ेगा, हर टूल का अपना खुद का डेटा फॉर्मेट होगा, API पैटर्न्स होंगे, हर टूल अलग अलग तरीके से एरर हैंडलिंग मांगेगा। तो बेसिकली इतना कोड करना खुद में एक अलग टास्क है। आपको बेसिकली एक अलग सॉफ्टवेयर टीम बिठानी पड़ेगी जस्ट टू क्रिएट दीज इंटीग्रेशंस। ठीक है, इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम है मेंटेनेंस की। मान लो आपके पास 3 चैटबॉट्स हैं, 20 इंटीग्रेशंस हैं, टोटल कितने आपको फंक्शंस लिखने पड़े? 60 फंक्शंस। अब आपको इन 60 फंक्शंस को मेंटेन भी तो करना है। कल को अगर गूगल ड्राइव ने जा करके अपने API में थोड़े से चेंजेस कर दिए तो ऑटोमेटिकली आपके जितने भी गूगल ड्राइव वाले इंटीग्रेशंस हैं वो तो सारे फेल कर गए। आपके तीनों चारों चैटबॉट्स में अब गूगल ड्राइव से बात ही नहीं हो पा रही, तो फिर से आपको जाके उसको डिबग करना पड़ेगा, राइट। फिर इसके अलावा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। आप जब बड़ी कंपनीज़ में काम करते हो तो यू मेक श्योर कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सिक्योर तरीके से ये सारा का सारा काम करे। बट सिंस आपने 60 डिफरेंट इंटीग्रेशंस लिख रखे हैं और सब में खुद का अपना OAuth है, अपने API कीज़ हैं, तो इन सबको एक सिंगल जगह से आप मैनेज नहीं कर सकते। अलग अलग फाइल्स में ये सारा इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है, तो सिक्योरिटी आपकी फ्रैगमेंटेड है और वहाँ पे हो सकता है कि किसी तरीके से कोई हैक परफॉर्म हो जाए। एंड द फोर्थ प्रॉब्लम इज़ कि इस पूरे अप्रोच में आपका कॉस्ट एंड टाइम दोनों वेस्ट हो रहा है। सोच के देखो टाइम कैसे वेस्ट हो रहा है। अगर मेरे पास एक चैटबॉट है और मुझे उसके साथ 20 टूल्स को कनेक्ट करना है, तो मुझे 20 टूल्स के लिए इंडिविजुअल इंटीग्रेशंस लिखने पड़ रहे हैं। मुझे बेसिकली इस तरह के 20 फंक्शंस बनाने पड़ रहे हैं, जो कि खुद में बहुत कॉम्प्लेक्स बात है। तो हर इंटीग्रेशन, हर फंक्शन को कोड करने में टाइम लगेगा। तो मेरा चैटबॉट फुली फंक्शनल हो, इसमें हो सकता है 2 महीने 3 महीने का टाइम लगे, राइट। उसके बाद कॉस्ट इन्वॉल्व है। मुझे बेसिकली एक पूरी टीम सेटअप करनी पड़ रही है जो पूरा का पूरा ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसको हैंडल करे। अब उनकी सैलरीज मुझे देखनी पड़ रही है। अब सोच के देखो मेरा एंड गोल क्या था, मैं ये पूरी चीज़ क्यों कर रहा हूँ? सो दैट मेरे जो एग्जिस्टिंग डेवलपर्स हैं उनका काम आसान हो जाए। अब उनका काम आसान हो, इस काम को करने के लिए मुझे दूसरे डेवलपर्स हायर करने पड़ रहे हैं। जस्ट सी द आयरनी इन दिस। आप कोई चीज़ को आसान करने गए थे बट वो उल्टा और मुश्किल हो गई। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये जो टूल्स और फंक्शन कॉलिंग वाला जो सोल्यूशन हमने इम्प्लीमेंट किया इन ऑर्डर टू सॉल्व द कॉन्टेक्स्ट असेंबली प्रॉब्लम, वो एक्चुअली एट स्केल खुद में एक इंटीग्रेशन प्रॉब्लम लेके आया, जिसको सॉल्व करना अगेन लोगों को बहुत भारी लगने लगा। अब हम लोग एक बार इस फंक्शन कॉलिंग स्लैश टूल्स का जो इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है उसको समराइज़ करते हैं।
बेसिक ओवरव्यू ये है इस प्रॉब्लम का कि हमारी कंपनी एक से ज़्यादा एआई चैटबॉट्स यूज़ कर रही है। हो सकता है कि हमारी कंपनी परप्लेक्सिटी यूज़ कर रही हो, साथ ही साथ कर्सर यूज़ कर रही हो और चैट जीपीटी भी यूज़ कर रही हो, और हम चाहते हैं कि ये तीनों चैटबॉट्स गिटहब से कनेक्ट करें। अब प्रॉब्लम ये है कि ये काम करवाने के लिए हमें 3 अलग इंटीग्रेशंस बनाने पड़ेंगे। वन फॉर परप्लेक्सिटी एंड गिटहब, वन फॉर कर्सर एंड गिटहब एंड वन फॉर चैट जीपीटी एंड गिटहब। और प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों इंटीग्रेशंस एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देंगे। सो द प्रॉब्लम इज दैट एवरी एआई टूल इज बिल्डिंग इट्स ओन वे टू कॉल एवरी एपीआई। अच्छा होता अगर हम किसी तरीके से ये मेक श्योर करते कि रादर देन मेकिंग 3 इंटीग्रेशंस, हम सिर्फ एक सिंगल इंटीग्रेशन बनाते गिटहब का, और वही इंटीग्रेशन परप्लेक्सिटी के साथ भी काम कर जाता, वही कर्सर के साथ भी काम कर जाता, वही चैट जीपीटी के साथ भी काम कर जाता। दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट टू अचीव एंड दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस इंटीग्रेशन प्रॉब्लम। और फिर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने कौन आया? MCP, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो चलो गाइज, अब बात करते हैं MCP की। मैं आपको एकदम सिंपल शब्दों में बताता हूँ कि MCP काम कैसे करता है। सो MCP में 2 एंटिटीज़ होती हैं, एक होता है क्लाइंट और दूसरा होता है सर्वर, और पूरा का पूरा कम्युनिकेशन इन्हीं 2 एंटिटीज़ के बीच में चल रहा होता है। ठीक है, अब आप ये मत सोचने लग जाना कि यार ये क्या नई चीज़ आ गई क्लाइंट बोल के, या क्या नई चीज़ आ गई सर्वर बोल के। एक्चुअली MCP में जो क्लाइंट होता है ना, वो आपका AI चैटबॉट ही होता है। ठीक है, बेसिकली आपका चैट जीपीटी हुआ, कर्सर हुआ, परप्लेक्सिटी हुआ, या फिर आपका खुद का AI चैटबॉट, उसी को हम क्लाइंट बुला रहे हैं। और सर्वर जो होता है वो बेसिकली वो सर्विस होती है जिससे आप अपने AI चैटबॉट को कनेक्ट करवाना चाहते हो, जैसे कि गिटहब या गूगल ड्राइव या स्लैक। ठीक है, अब जो जनरल आर्किटेक्चर रहता है किसी भी MCP एप्लीकेशन का, वो कुछ ऐसा दिखाई देता है कि आपके पास एक सिंगल क्लाइंट होता है और वो बहुत सारे सर्वर से कनेक्टेड होता है, बहुत सारे टूल से कनेक्टेड होता है। मतलब एक AI चैटबॉट मल्टीपल टूल्स के साथ कनेक्टेड है। तो एक टूल हो गया गिटहब, एक हो गया गूगल ड्राइव, एक हो गया स्लैक। अब ये जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन हो रहा होता है, पूरी की पूरी जो बातचीत हो रही होती है बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर्स, ये जिस लैंग्वेज में हो रही होती है ना, उसी को हम MCP या मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल बुलाते हैं। ठीक है, तो आई रियली होप आपको अभी तक जो भी मैंने बोला वो समझ में आ रहा है। अब आई नो आपके मन में ये क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि कैसे मैं अपने AI चैटबॉट को MCP क्लाइंट बना सकता हूँ और कैसे मैं अपने टूल्स को MCP सर्वर बना सकता हूँ। अब इसका आंसर ये है कि आप अगर MCP प्रोटोकॉल को प्रॉपरली पढ़ो, उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली पढ़ो, तो ये पूरा कोड आप खुद से स्क्रैच से भी लिख सकते हो, जो ये MCP वाला कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगा बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। बट एंथ्रोपिक आपको एक बनी बनाई लाइब्रेरी या SDK देता है। सो अगर आप अपने AI चैटबॉट को MCP कंपैटिबल क्लाइंट बनाना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक MCP क्लाइंट SDK आपको इंस्टॉल करना होगा अपने मशीन पे, जहाँ पे भी आपका AI चैटबॉट चल रहा है। और अगर आप अपने टूल्स को MCP कंप्लाइंट सर्वर बनाना चाहते हो, तो अगेन आपके पास एक लाइब्रेरी है MCP सर्वर SDK बोल के, आप इसको यूज़ करोगे टू बिल्ड योर टूल्स। ठीक है, दिस इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस। इसी से आपके MCP क्लाइंट बन रहे हैं, इसी से आपके MCP सर्वर बन रहे हैं। अब एक बार थोड़े टेक्निकल लेवल पे जाके समझते हैं कि MCP कैसे डिफरेंट है फंक्शन या टूल कॉलिंग से, जो हमने जस्ट इसके पहले पढ़ा। सो फंक्शन या टूल कॉलिंग में आप क्या करते हो कि आपको जिस भी टूल से कनेक्ट करना है, आप उसकी API को एक्सेस करने के लिए एक फंक्शन लिखते हो अपने AI चैटबॉट के अंदर, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया भी था। हमारे चैटबॉट में हमने 2 अलग टूल्स बनाए थे, कैलकुलेटर वाला, एक स्टॉक्स वाला। सो होता क्या है कि यहाँ पे भी काइंड ऑफ एक क्लाइंट सर्वर मॉडल फॉलो हो रहा होता है,
जैसे कि मान लो अगर हम अपने AI चैटबॉट को एक वेदर टूल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सर्वर पे वेदर टूल का एक API होगा जो शायद फास्ट API में लिखा हुआ है और कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये काइंड ऑफ हमारा सर्वर हो गया। और फिर इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक फंक्शन लिखते हैं हमारे AI चैटबॉट के कोड में, ठीक है। और यहाँ पे हम कोड लिखते हैं इस API को हिट करके डेटा लाने का। तो ये काइंड ऑफ हमारा क्लाइंट साइड हो गया। तो ये है नॉर्मल फंक्शन या टूल कॉलिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि MCP में क्या चेंज होता है। सो MCP में भी एक सर्वर होगा वेदर वाला, जहाँ पे वेदर डेटा रिकॉर्डेड होगा, ठीक है। बस यहाँ पे जो सर्वर बनेगा ये MCP लाइब्रेरी की हेल्प से बनेगा। थोड़ा सा कोड अलग है बट इंटरनली इट इज़ यूजिंग द सेम API, ठीक है। द मेन डिफरेंस कम्स फ्रॉम द क्लाइंट साइड। क्लाइंट के साइड पे आपको अपने AI चैटबॉट में कोई कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंस आपने पहले से क्लाइंट और सर्वर को इंटीग्रेट कर दिया है, कन्फिगर कर दिया है, एंड दे आर स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, दैट इज़ मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो आपको अलग से कोड लिख करके इस API का डेटा फेच करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा का सारा काम सर्वर हैंडल करता है। तो मैं एक बार फिर से आपको टेक्निकल लेवल पे समझाता हूँ। फंक्शन कॉलिंग में एक सर्वर का कोड है जो कंपनी ने लिख रखा है, और एक क्लाइंट का कोड है जो आपने लिख रखा है, और ये दोनों कोड साथ में काम करते हैं, तब पूरा का पूरा टास्क कंप्लीशन होता है। MCP में सारा का सारा हैवी लिफ्टिंग सर्वर कर रहा है, MCP सर्वर। और क्लाइंट साइड में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस क्लाइंट और सर्वर को कनेक्ट करवा देना है। एक बार दोनों कनेक्ट हो गए, सेम लैंग्वेज बोलने लग गए, तो हमारे क्लाइंट को पता है, हमारे AI टूल को पता है कि उसके पास इस सर्वर का एक्सेस है, और वो उस सर्वर के अंदर से अपने पसंद के टूल को फेच करके अपना काम निकलवा सकता है। तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन MCP एंड फंक्शन स्लैश टूल कॉलिंग, दैट इन MCP सर्वर डज द हैवी लिफ्टिंग। क्लाइंट साइड पे AI चैटबॉट वाली साइड पे आपको कुछ भी नहीं करना, बस कनेक्शन करके बैठ जाना है, ठीक है। सो मान लो अगर आप एक गिटहब सर्वर बना रहे हो MCP में, तो ये गिटहब सर्वर के ऊपर हर चीज़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरा का पूरा बिजनेस लॉजिक इस सर्वर पे इम्प्लीमेंटेड होगा, ऑथेंटिकेशन का काम सर्वर पे इम्प्लीमेंटेड होगा, API का रेट लिमिटिंग सर्वर देखेगा, डेटा फॉर्मेट, ट्रांसलेशन, LLM को सामने क्या समझ में आ रहा है ये सब सर्वर देखेगा, एरर हैंडलिंग का कोड भी सर्वर पे ही लिखा होगा, और वो सही एरर कोड्स क्लाइंट के पास भेजेगा अगर कुछ गड़बड़ होती है। और आपके क्लाइंट को क्या करना है, सिंपली कनेक्ट कर जाना है इस सर्वर से, और उसको सेम लैंग्वेज बोलनी है, MCP। दिस इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन फंक्शन स्लैश टूल कॉलिंग एंड MCP। आई रियली होप आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है। आगे के वीडियोज़ में हम इसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, बट अभी मैं आपको एक ओवरव्यू, एक जिस्ट देना चाहता था। अब एक बार डिस्कस करते हैं कि इस पर्टिकुलर लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने से, इस पर्टिकुलर तरीके को इम्प्लीमेंट करने से क्या बेनिफिट आता है। सो जैसा मैंने बोला कि सबसे बड़ा बेनिफिट MCP का यही है कि यहाँ पे आपको क्लाइंट साइड पे कुछ भी नहीं करना, सारा का सारा हैवी लिफ्टिंग सर्वर्स कर रहे हैं। तो MCP के आने के बाद यही हुआ, जितने भी फेमस सर्विस प्रोवाइडर्स थे, गिटहब हुआ, गूगल ड्राइव हुआ, स्लैक हुआ, इन सब ने अपने अपने ऑफिशियल MCP सर्वर्स बना लिए, विच बेसिकली मीन कि कोई भी MCP कंप्लाइंट AI टूल कैन ईजिली कनेक्ट विथ दीज सर्वर्स। अब इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि आपकी जो इंटीग्रेशन प्रॉब्लम थी, मान लो आपकी कंपनी में 3 चैटबॉट्स हैं और आप 10 सर्विसेज के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो आपको 3 × 10 30 यूनिक इंटीग्रेशंस लिखने पड़ रहे थे। अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको अगर 10 MCP सर्वर से कनेक्ट करना है तो आपको सिर्फ 10 इंटीग्रेशंस चाहिए, और वो इंटीग्रेशंस भी सर्वर की साइड पे लिखे जा रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो खुद लिख रहा है। क्लाइंट वाली साइड पे आपको कोई भी इंटीग्रेशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधे बस कन्फिगर कर सकते हो अपने AI टूल को टू कनेक्ट विथ द सर्वर। सो पहले जहाँ पे M × N इंटीग्रेशंस थे,
अब उसके बदले सिर्फ M+N इंटीग्रेशंस हैं, और उसमें भी जो एक्चुअल कोड लिखने का काम है वो सर्वर की साइड पे डेलीगेट हो गया, क्लाइंट को कुछ नहीं करना. दिस इज़ द फर्स्ट बेनिफिट. सेकेंड बेनिफिट इज़ देर इज़ नो मेंटेनेंस ओवरहेड. मैं अपनी साइड पे सिंस कोई कोड लिख ही नहीं रहा कनेक्शन करने का, तो फिर वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती. कल को अगर अपडेट होता है API तो सर्वर का हेडेक है, वो सर्वर अपना कोड अपडेट करेगा, मुझे अपनी साइड पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. क्लाइंट साइड पे देयर विल बी नो चेंजेस. थर्ड, रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड टाइम. मान लो मुझे अपने AI चैटबॉट को 10 अलग सर्विसेज के साथ कनेक्ट करना है, तो पहले मुझे वो 10 इंटीग्रेशंस बनाने पड़ते थे जिसमें टाइम लगता था. बट आज की डेट में मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली AI चैटबॉट बनाना है और 10 सर्वर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मैं उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर जाऊंगा ऑन डे 1. सो डे 1 पे ही मुझे 10 सर्वर्स का जो भी काम है वो आसानी से मिल जाएगा. सो यहाँ पे टाइम बच रहा है और ऑब्वियसली कॉस्ट बच रहा है, बिकॉज मुझे अलग से इंजीनियर्स को हायर नहीं करना टू क्रिएट एंड मेंटेन दीज इंटीग्रेशंस. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि वी गेट बेटर सिक्योरिटी. वाई? बिकॉज जब आप एक AI चैटबॉट को कनेक्ट करते हो टू मल्टीपल सर्विसेज, तो वहाँ पे आपको सिंपली एक JSON फाइल मेंटेन करनी है, कॉन्फ़िग फाइल मेंटेन करनी है, जहाँ पे आपके सारे के सारे कनेक्शंस एक जगह पे लिखे हुए हैं. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इतना पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे AI चैटबॉट को गिटहब से कनेक्ट करने का कोड है. दिस इज़ इट. बस इतना ही कोड मुझे चाहिए. यहाँ पर मैंने अपना पर्सनल एक्सेस टोकन वगैरह दे दिया है और ये अब मेरे गिटहब अकाउंट से कनेक्ट हो गया. सिमिलरली सिर्फ इतना कोड मेरे AI चैटबॉट को नोशन से कनेक्ट करा रहा है. अगेन मैंने अपना यहाँ पे API की वगैरह दे दिया है. ठीक है, अब इस एक सिंगल फाइल को मैनेज करना या ऑडिट करना इज़ मच सिंपलर देन पुराने वाला केस जहाँ पे हमने 10 अलग फाइल्स में 10 अलग टूल्स में अलग अलग APIs कीज़ रखे थे, राइट? तो दिस इज़ अ मच बेटर सिक्योरिटी मॉडल एज वेल. सो दीज आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ MCP. अगेन सब कुछ सिर्फ एक सिंपल फैक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और वो फैक्ट ये है कि MCP में द एंटायर हैवी लिफ्टिंग इज़ डन बाय द सर्वर. On the client side, the AI chatbot has to do nothing. You basically have to maintain a JSON file like this to connect to various servers, और that's it. आपका काम हो गया. So MCP कैसे काम करता है उसका एक ओवरव्यू तो मैंने आपको दे दिया, बट अब मैं आपके साथ एक और चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो ये है कि MCP कैसे इतनी तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है. क्या रीज़न है कि MCP का इकोसिस्टम इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और क्यों ऐसा लग रहा है कि MCP अगले 3 से 5 सालों में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन जाएगा. अब उसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल है. ये पूरा डायनामिक्स आप बहुत आसानी से समझ सकते हो. सो हो क्या रहा है कि कुछ बहुत फेमस AI चैटबॉट्स ओपनली बोल रहे हैं कि हम MCP को सपोर्ट करते हैं. क्लॉड डेस्कटॉप ने बोला कि वी सपोर्ट MCP. कर्सर, विंडसर्फ, परप्लेक्सिटी ने भी बोला वी सपोर्ट MCP. अब जैसे ही इन चैटबॉट्स ने बोला कि हम MCP को सपोर्ट करते हैं, तो बहुत सारे जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर प्रेशर आने लग गया. सर्विसेज लाइक गिटहब, स्लैक, गूगल ड्राइव एक्सेट्रा. प्रेशर इसलिए आने लग गया बिकॉज इन कंपनीज़ को दिखाई देता है कि फ्यूचर में जो भी लोग काम करेंगे वो सारा काम इन AI टूल्स के थ्रू करेंगे. तो अब पहले जैसा नहीं होगा कि अगर मुझे ड्राइव में जा कर के कोई डॉक्यूमेंट एक्सेस करना है तो मैं drive.google.com खोल करके वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट को पढ़ूंगा. इंस्टेड लोग सिंपली अपने चैटबॉट पे बोलेंगे कि मुझे मेरे ड्राइव से ये फोल्डर से ये डॉक्यूमेंट निकाल के दो. तो दे ऑल्सो नो कि फ्यूचर में उनका जो भी ट्रैक्शन होने वाला है, जो भी यूज़र्स आने वाले हैं, वो इन AI टूल्स के थ्रू आने वाले हैं. सो अगर ये AI टूल्स MCP सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे भी अपने APIs से MCP सर्वर्स बना लेने चाहिए, क्योंकि अगर मैंने एक बार MCP सर्वर बना लिया तो कोई भी MCP कंप्लाइंट कंपैटिबल टूल ईजिली मेरे सर्वर से कनेक्ट कर सकता है. उसको कोई कस्टम कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, जितने भी आपके फेमस सर्विसेज हैं उन सब के MCP सर्वर्स बन रहे हैं. अब मज़े की बात क्या है कि जितने ज़्यादा MCP सर्वर्स बनेंगे
उतना ही MCP इकोसिस्टम को फ़ायदा होगा। कल को एक नया AI चैटबॉट बनाया किसी कंपनी ने, उसको सिंपली इतना करना है कि उसको अपने AI चैटबॉट को एक MCP कंपैटिबल क्लाइंट बनाना है, और अगर उसने वो बना लिया तो उसको डे 1 पे ही अपने चैटबॉट से वो हज़ारों MCP सर्वर्स को कनेक्ट कर सकता है विदाउट राइटिंग एनी पीस ऑफ कोड। तो बेसिक फंडा ये है, ज़्यादा AI क्लाइंट्स आ रहे हैं, ज़्यादा AI चैटबॉट्स आ रहे हैं क्लाइंट बन के, तो बहुत सारे सर्वर्स भी बन रहे हैं। बहुत सारे सर्वर्स बन रहे हैं तो नए चैटबॉट्स के ऊपर ये प्रेशर आ रहा है कि उनको कनेक्ट करना चाहिए विद दीज सर्वर्स। तो नए वाले जो क्लाइंट्स बन रहे हैं वो ऑटोमेटिकली MCP कंप्लाइंट हो गए, ठीक है। तो बेसिकली एक नेटवर्क इफेक्ट सा बन रहा है जिसकी वजह से ये इकोसिस्टम एक्सपोनेंशियली तेज़ी से ग्रो कर रहा है। सो ज़्यादा अडॉप्शन, ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन, ज़्यादा इकोसिस्टम की वैल्यू। और अगर कोई क्लाइंट या फिर कोई सर्वर, बेसिकली कोई AI चैटबॉट या फिर कोई टूल अगर MCP अडॉप्ट नहीं कर रहा है तो फिर उसका ये मतलब है कि वो ये जो मैसिव इकोसिस्टम बन रहा है उससे कट ऑफ हो जाएगा, और उसको बहुत सारा कस्टम कोड लिखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि उसका AI चैटबॉट सही से सारे सर्विसेज के साथ इंटरैक्ट करे, जो कि अगेन बेवकूफ़ी होगी। दैट इज़ वाई MCP एकदम सही तरीके से खुद को पोजिशन करके बैठा है, और ऐसा लग रहा है कि अगले 3 से 5 सालों में इट विल बिकम एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ठीक है। तो विद दैट आई विल कंक्लूड दिस वीडियो। आई रियली होप मैं आपको एक स्टोरी के तरीके से समझा पाया कि MCP की ज़रूरत क्यों है। मैंने एकदम डे 1 से शुरू किया और आज जो सिनेरियो है वहाँ तक मैं आपको लेके आया। आई रियली होप वीडियो लंबा हुआ बट बोरिंग नहीं लगा और आप कुछ वैल्यू डिराइव कर पाए। अब अगले वीडियो में हम बहुत डिटेल में आर्किटेक्चर लेवल पे जाके समझेंगे कि MCP काम कैसे करता है, द व्हाट ऑफ MCP। तो आई रियली होप यू आर एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।